हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मेंस आपका अगस्त में है, तो आप अपनी अच्छे से कंटिन्यूटी एक बनाए रखिए, प्रिपरेशन अच्छे से करिए। टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी आप देना चाहते हैं दे दीजिए। मेरे पास आपके मैसेजेस भी आए थे टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो कुछ टाइम पे मैं टेस्ट सीरीज़ जब मेरे वहाँ प्रोवाइड हो जाएंगी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी, या एक लेक्चर में इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आप लोग अगर लेना चाहें टेस्ट सीरीज़ तो ले सकते हैं, वो टेस्ट सीरीज सारी पेड होंगी। ठीक है, तो आज ये हमारा इकोनॉमिक्स स्पेशल लेक्चर है, पेपर 5 ऑफ UKPSC। एंड हम देखते हैं UPSC में भी एक पर्टिकुलर हमारा पेपर है जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, पेपर 3। तो आज के लेक्चर में सिलेबस से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, ये है हमारा फेमा। ठीक है, फेमा मतलब जिसे हम कहते हैं विदेशी मुद्रा संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा संरक्षण कहिए या प्रबंधन अधिनियम कहिए, ये हमारा क्या है, फेमा है। ठीक है, फेमा के बारे में आज हम इस लेक्चर में सभी कुछ जानेंगे। फेमा एंड फेरा, ठीक है, ये दो वर्ड आपने देखे होंगे कि आपके सिलेबस में मेंशंस है। UKPSC के पेपर 5 के आपने सिलेबस देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपका फेमा के बारे में भी है एंड आपका फेरा के बारे में भी है। तो दोनों ही पर्टिकुलर जो ये टॉपिक हैं हमारे इम्पॉर्टेंट है हमारे UKPSC अपर PCS के लिए। ठीक है, इसीलिए आज मैं इस लेक्चर में आपसे यही जो ये टॉपिक है ये डिस्कस करने आती हूँ। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबाइए। ठीक है, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल सके और आप देखेंगे कि आपके मेंस की क्लासेस के यहाँ पे पर डे के जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं या जितना भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, जितने भी लेक्चर्स आपको दे रही हूँ, मेरी कोशिश यही है कि आपका सिलेक्शन हो। मैं आपका सिलेक्शन चाहती हूँ और उसी तरीके से मैं आपको सारे ही लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। आपकी तरफ से अच्छा खासा मुझे भी सपोर्ट मिल रहा है और आपके अच्छे कमेंट्स के माध्यम से मुझे भी अच्छा लगता है और एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ, जो मैं एक प्रयास कर रही हूँ वो मेरा एक अच्छा सा जो मैंने सोचा था उसमें मैं काफ़ी हद तक सफल हो चुकी हूँ, क्योंकि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं। कमेंट्स के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से कई बच्चे मुझे पर्सनली भी मैसेज करते हैं और कई ग्रुप के माध्यम से भी बताते हैं कि हाँ मैम, हमें जो चीज़ आप करा रहे हैं वो अच्छा लगता है। तो थैंक्स टू यू फॉर ऑल दिस। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर के साथ। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, ये हमारा क्या है, फेमा है। फेमा से लेकिन हम पहले देखते हैं कि फेमा से पहले हमारा क्या आता है, फेरा आता है। ठीक है, फेरा हमारा कब आता है, 1973 में फेरा आता है। फेरा ही जनरली एक्चुअली में यूज होता है किसके लिए, जो हमारी विदेशी मुद्राएं हैं, विदेशी मुद्रा भंडार है, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन। ठीक है, और जितने भी विदेशी लेन देन यहाँ पे हो रहे हैं, तो सभी चीज़ों के एक प्रबंधन के लिए हमारा जनरली विदेशी जो मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है, ठीक है, उसका यूज होता है। लेकिन इसका पहले नाम हमारा क्या होता है, फेरा होता है। फेरा हम देखते हैं 1973 में आता है। जब फेरा आता है उसके बाद अटल बिहारी जी की जो गवर्नमेंट आती है, तो उसके बाद उसमें क्या होता है कि अटल बिहारी जी की जब गवर्नमेंट आती है तो ये जो फेरा होता है, ठीक है, इसको क्या कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है। निरस्त करने के बाद इसको विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेरा, ठीक है, फेमा के नाम से 1999 में ये आता है। उसके बाद इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो इससे पहले हमारा क्या आता है, इससे पहले हमारा फेरा आता है, और वो कब आता है, वो 1973 में आता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की वाजपेयी जी जब PM होते हैं तो उनके द्वारा क्या होता है, इसको क्या कर दिया जाता है, निरस्त कर दिया जाता है हमारा। ठीक है, इसको फेरा को। तो फेरा के बाद जो अब हमारा है वो क्या है, हमारा फेमा है। 1999 में आता है फेमा, और इसका नाम है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। तो जनरली इन सिंपल वे में इसकी हम डेफिनेशन देखना चाहें तो वो यही है कि मान लीजिए अगर कोई भारत में कंपनी है, बाहर विदेश में वो व्यापार करना चाहती है, या कोई विदेश की कंपनी है भारत में व्यापार करना चाहती है, भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो जो भी मुद्राएं हैं, ठीक है, पर्टिकुलर यहाँ से कोई बाहर जाके व्यापार कर रहा है तो ठीक है, वो भी एक विदेशी व्यापार कर रहा है, इनकम अपने देश में ला ही रहा है। या पर्टिकुलर कोई बाहर से विदेशी कंपनी है वो भारत में इन्वेस्ट कर रही है या भारत में व्यापार कर रही है, तो डेफिनेटली भारत का राजस्व भी बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी जो मार्केटिंग है अगर वो यहाँ पे कर रही है तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे भारत सरकार को भी पेड कर रही है। तो दोनों ही चीज़ों में हमारा क्या हो रहा है, विदेशी मुद्रा का प्रयोग हो रहा है। तो विदेशी मुद्रा का एक जो लेन देन हो रहा है, ठीक है, विदेशी मुद्रा का लेन देन,
इसको नियंत्रण कौन करता है? इसका नियंत्रण करता है हमारा कौन? फैमा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फैमा। अभी तक इसमें कितने अमेंडमेंट हुए हैं? अभी तक इसमें 94 अमेंडमेंट हो चुके हैं, ठीक है, 94 संशोधन अभी तक इसमें हमारे हो चुके हैं। और इससे पहले हमारा क्या चलता था? फेरा चलता था, तो फिर इसे निरस्त कर दिया गया और अब हमारा ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फैमा आ गया है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इसको डिस्कस करने का एक यही मेरा पर्टिकुलर जो एम था वो यही था कि ये जो आपका लेक्चर है आज का इकोनॉमिक्स का, ठीक है, वो एक तो आपका दो जो टॉपिक हैं उसको कवर अप कर देगा, फैमा भी और फेरा भी। साथ ही साथ हम देखते हैं जैसे कि कई जो एक्ट है, ठीक है, एक मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है हमारा, वो भी विदेशी मुद्रा संबंधित है, ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय हमारा, ये सारी चीज़ें जो मिलके एक इसमें जो एक काम करती है, ठीक है, चाहे विदेशी मुद्रा हो, ठीक है, चाहे कोई भी मतलब एक धोखाधड़ी हो या किसी भी प्रकार का हो, ठीक है, या कोई ज़्यादा इनकम कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें विदेशी मुद्रा में पर्टिकुलर हमारा ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसीलिए आज के लेक्चर में हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में आप देख रहे होंगे कि मैंने मेंशन कर रखा है, तो ये जो एक चीज़ मैंने लिख रखी है ये आपकी आंसर राइटिंग के लिए है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके आंसर राइटिंग के लिए है कि आपको हाउ टू आंसर राइटिंग, ठीक है, अगर आपका ये टॉपिक आता है तो आपको आंसर राइटिंग उसमें कैसे करनी है। आपको दिख रहा होगा ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन मैंने एक हल्का फुल्का फ्लो चार्ट इसमें बना रखा है, ठीक है। उद्देश्य सभी लोग लिख के आएंगे, बट अगर आप कुछ क्रिएटिविटी उसमें दिखा सके एक उद्देश्य के लिए तो डेफिनेटली वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा इसमें कुछ अलग करने की कोशिश करी है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपको भी एक कोशिश यही करनी है कि आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ लिख रहे हैं पर्टिकुलर उसमें चाहे कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी पर्टिकुलर कोई भी पेपर है या कोई भी सिलेबस का कुछ भी आ जाता है आपका, ठीक है, तो आंसर राइटिंग तो डेफिनेटली आप करेंगे। आप देखेंगे कि प्री में आप 94 मार्क्स ला रहे हैं या 110 मार्क्स ला रहे हैं या मान लीजिए 130 मार्क्स ला रहे हैं, इट डजेंट मैटर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वालिफाई जितनों ने भी किया है ये मैटर नहीं करता है, ठीक है, ये मैटर जरूर करता है कि आपके पास कंटेंट आपका अच्छा था, आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई करी थी, इसीलिए डेफिनेटली आपने प्री क्रैक किया है। बट प्री हमारा मेंस से दोनों ही तरीके से अलग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस है। प्री में आप, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, आपको टिक करना है, आपको क्लिक कर गया माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको अलर्ट दे दिया कुछ, या आपने एनालिसिस कर लिया कुछ, आपने एलिवेशन मेथड का यूज कर लिया तो आपने राइट आंसर अपना देख लिया। लेकिन यहाँ पे आपको करनी है आंसर राइटिंग, पर्टिकुलर आप आंसर राइटिंग करेंगे, आप तभी आंसर राइटिंग कर पाएंगे जब उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होगी, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें 2-4 लाइनें तो सभी को पता चल जाएंगी कि जो भी आपके टॉपिक्स उसमें आएंगे, बट यहाँ पे 2-4 लाइनें नहीं हैं, यहाँ पे 250 वर्ड्स हैं, 25 वर्ड्स हैं, 50 वर्ड्स हैं, 150 वर्ड्स हैं, इस प्रकार से क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को टारगेट करते हुए, इन सभी वर्ड्स को टारगेट करते हुए पेपर की एक जो लिमिट है जिसमें आपको जितनी चीज़ें मेंशन करनी है, ठीक है। अब मान लीजिए ये फैमा है, फैमा में मैंने इतनी चीज़ें लिख रखी हैं, आप इतनी चीज़ें अच्छे से वहाँ लिख के आएंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स जो हमारे एक आंसर को इफेक्टिव बनाती है, ठीक है। आप देखेंगे कि 312 कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट होंगे, तो वो 312 कैंडिडेट्स वही होंगे जो बहुत अच्छे से अपना आंसर राइटिंग करके आएंगे। तो आंसर राइटिंग के लिए मैं आपको हमेशा से यही टिप्स देती हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा, बहुत कंसाइज, बहुत ही ज़्यादा उसमें आप जितनी ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें, जितने ज़्यादा करंट इवेंट से रिलेटेड डाल सके एग्जाम्पल, जितने ज़्यादा आप, अगर कोई पॉलिटिकल है तो आर्टिकल्स या आपके अमेंडमेंट या आपकी किसी कमेटी की रिपोर्ट या आप हिस्ट्री में कुछ लिख रहे हैं तो उसमें पर्टिकुलर फैक्ट्स की डेट या कोई नेता का नाम जिसने, किसी शासक का नाम जिसने कोई कार्य किया है या जिस वर्ष में किया है, ठीक है, या पर्टिकुलर आप इकोनॉमिक्स में लिख रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में उसकी डेट या किसी भी कमेटी की कोई रिपोर्ट, ठीक है, या पर्टिकुलर कोई भी हमारी जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आती है जैसे IMF की हो गई, ठीक है, जो अपनी विकास दर की एक हर कोई बताते रहता है कि इतनी हाँ विकास दर होनी चाहिए, इतनी होगी करके, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप इन सब चीज़ों को एक मेंशन अपने कॉपी में करते हैं, अपने आंसर में जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ वहाँ पे डालनी चाहिए। और साथ ही साथ फ्लो चार्ट या डायग्राम्स जितना आप डाल सके जहाँ पे भी डाल सकते हैं, उससे क्या होता है सिलेक्शन तो डेफिनेटली उससे आपका होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको एक अच्छी रैंक भी इसमें मिलेगी, ठीक है। तो मेरा एक प्रयास है वो यही है कि आपका इसमें सिलेक्शन हो, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स आइए आज का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि फैमा है, ठीक है, तो फैमा हमारा क्या है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फैमा 1999। भारत में क्या है, निवासी किसी व्यक्ति के, ठीक है, आप वर्ड टू वर्ड हर चीज को समझते हुए चलिए कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, क्या क्या चीजें बताई गई हैं, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर आपको टफ लगता है, इजी तभी बनेगा वो जब उसे आप टुकड़ों में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप पूरा एक पैरा याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है स्टूडेंट्स कि वो आपको टफ लगे एक पल के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, भारत में निवासी किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन, ठीक है, या नियंत्रित, भारत के बाहर सभी शाखाओं, कार्यालयों या अधिकरणों पर क्या है, प्रयोज्य है। मतलब जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है फैमा 1999, एक्चुअल में क्या है कि भारत में कोई निवासी है, कोई व्यक्ति, ठीक है, के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित, ठीक है। मान लीजिए भारत में कोई व्यक्ति है ए, उसकी कोई भारत में कंपनी है, ठीक है, जैसे अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, ये क्या है, एक बिजनेसमैन है, ठीक है, भारत के निवासी हैं, भारत में क्या कर रहे हैं, इनकी कंपनीज है, फैक्ट्रीज हैं, जगह जगह पर इनका व्यापार है, ठीक है। तो फिर क्या है कि नियंत्रित भारत के बाहर, ठीक है, अगर भारत के बाहर भी हैं तो, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ का, भारत का है लेकिन बाहर भी वो व्यापार कर रहा है, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, सभी शाखाओं या कार्यालयों या अधिकरणों पर, इन सभी पे क्या है, ये प्रयोज्य है, ठीक है। मान लीजिए जैसे मुकेश अंबानी है, उनकी एक कंपनी है रिलायंस, रिलायंस भारत में भी है, रिलायंस मान लीजिए अमेरिका में चले जाती है, रिलायंस मान लीजिए कहीं ब्रिटेन में खुल रही है, तो दोनों में जो इनकम है, ठीक है, इनकम मान लीजिए कि जो लेन देन एक हो रहा है, उससे जो भी उनका सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक है, किसका, मुकेश अंबानी का, तो उन सभी पे क्या है, एक प्रबंधन जो कि विदेशी मुद्रा है, ठीक है, बाहर से कुछ अगर भारत में आ रही है तो उनकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, सभी पे विदेशी मुद्रा प्रबंधन पे ये क्या है, हमारा फैमा इन सभी पे क्या करता है, एक नियंत्रण करता है, ठीक है। ये एक सिंपली एक क्या है, डेफिनेशन है कि कोई व्यक्ति चाहे वो भारत का है, भारत के व्यक्ति के स्वामित्वाधीन, ठीक है, कोई व्यक्ति की कोई कंपनी है या उसके स्वामित्वाधीन है, उसके नियंत्रण में है, भारत के बाहर भी चाहे हो, ठीक है, उसकी कितनी शाखाएं हो, कितने अधिकरण हो, कितने भी कार्यालय हो, उन सभी पर ये क्या है, फैमा प्रयोज्य है, उन सभी पे एक नियंत्रण अपना रखता है, क्योंकि कोई ना कोई उसे क्या है, बाहर से विदेशी मुद्रा तो मिल ही रही है, तो उसकी जो भी इनकम हो रही है उन सभी पे विदेशी मुद्रा का प्रबंधन कौन करता है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फैमा करता है, ठीक है, जिसकी स्थापना हमारी 1999 में होती है। फैमा के उल्लंघन में क्या होता है, केवल अर्थदंड का भुगतान ही शामिल है। तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है, अच्छे से समझ लेनी है कि फैमा में देखिए आपको कोई पनिशमेंट कुछ जो मिल रही है, कोई कारावास का दंड या कोई कुछ अलग तरीके से कुछ, इसमें ज्यादा कोई दंड वगैरह नहीं है, केवल इसमें क्या है, आपका एक अर्थदंड शामिल है, ठीक है। अर्थदंड भी इसमें आपको अर्थदंड शामिल है केवल, ठीक है। अर्थदंड मतलब आपको कोई भी दंड दे दिया जाएगा, पनिशमेंट कि आप इतना पे करिए या उतना इतनी धनराशि जमा करिए, ठीक है, लेकिन इसके तहत किसी व्यक्ति को सिविल कारावास का दंड तभी दिया जाएगा, ठीक है। मतलब वैसे इसमें सिविल कारावास का कोई दंड नहीं है, लेकिन सिविल कारावास का ऐसा दंड तब दिया जाता है जब क्या करता है, वो अपना अर्थदंड जमा नहीं करता है, ठीक है। जब नोटिस की तिथि से 90 दिनों के भीतर वह अर्थदंड अदा ना करे। मान लीजिए किसी ने फैमा का उल्लंघन किया, फैमा के जो नियम है उनके नियमों का उल्लंघन किया, तो उस व्यक्ति को एक अर्थदंड देना होता है। केवल इसमें अर्थदंड ही है, ठीक है, आपको अर्थदंड देना है, आपने अर्थदंड दे दिया, बात यहाँ पे समाप्त हुई। बट अगर आपने अर्थदंड दिया है, अर्थदंड के लिए आपके पास नोटिस आया है, उस नोटिस से 90 दिनों के भीतर, 3 महीने से थोड़ा कम समय, 90 दिनों के भीतर, ठीक है, आपने वो अर्थदंड नहीं अदा किया, नहीं जमा किया फैमा को, तब क्या होगा, एक आपके पास एक कार्यवाही हो सकती है। बट वो कार्यवाही भी तब होगी, उससे पहले आपको एक कारण बताओ नोटिस आपके पास पहुंचेगा। कहने का मतलब ये है कि फैमा में क्या होता है कि कोई नियम का अगर उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारत का है, तो नियम का उल्लंघन कर रहा है तो उसे एक अर्थदंड अदा करना होता है।
वो अर्थदंड का जब उसे नोटिस जाता है 90 दिनों के भीतर अगर वो अर्थदंड जमा कर देता है तो ठीक है, नहीं करता है तो फिर एक उसे सिविल कारावास का दंड भी दिया जा सकता है। लेकिन वो दंड भी उसे तब दिया जाएगा, पहले उससे कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा। कारण बताओ नोटिस वो एक ऐसा नोटिस होता है जिसमें आपसे कारण बताओ नोटिस ऊपर से लिखा जाता है और उसमें पर्टिकुलर आपसे पूछा जाता है कि आपको इतने दिन का समय दिया गया था, क्यों आपके द्वारा इतना अर्थदंड नहीं अदा किया गया। ठीक है, उसके द्वारा अगर आप उस लेटर पे रिप्लाई करते हैं तो आपकी कुछ हद तक बात समझ सकती है, अदरवाइज आपको फिर उसमें सिविल कारावास का दंड मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें हैं। अब तो ये हो गया कि इसमें कारण बताओ नोटिस के बाद ही ये चीजें होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि फैमा के उद्देश्य हमारे क्या है। तो फैमा के उद्देश्य क्या है? विदेशी व्यापार तथा भुगतानों को सुगम बनाना। ठीक है, तो पहला उद्देश्य क्या है हमारा फैमा का कि विदेशी व्यापार तथा भुगतानों को क्या करना? सुगम बनाना। ठीक है, हर चीजों को आप अच्छे से समझते हुए चलिए। कोई भी विदेशी व्यापार है या विदेशी व्यापार से संबंधित कोई भुगतान है, उसको हम क्या कर रहे हैं? सुगम बनाना। सुगम मतलब इजी बनाना। पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कोई भी अधिनियम है, कोई भी पर्टिकुलर किसी भी चीज के लिए, जैसे ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है फैमा, इसकी स्थापना भी कुछ ना कुछ पर्पज से की गई है, कुछ ना कुछ इसके उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही पर्टिकुलर इसकी स्थापना की गई है। तो उन्हीं उद्देश्यों में क्या आता है कि विदेशी जो कोई व्यापार है, कोई विदेशी भुगतान है या कोई विदेशी लेन देन है, तो वो जो लेन देन है वो सुगम हो, मतलब ईजी हो। ठीक है, एक उद्देश्य हमारा ये हो गया। दूसरा क्या है? विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास तथा अनुरक्षण का संवर्धन करना। ठीक है, मतलब जो विदेशी मुद्रा का एक बाजार है उसका क्या करना? व्यवस्थित विकास करना और उसका संवर्धन का क्या करना? संवर्धन करना। ठीक है, या अनुरक्षण का संवर्धन करना, ये हमारा दूसरा उद्देश्य हो गया इसका। अब देखिए इसमें क्या है कि फैमा के अंतर्गत क्या होता है? जो अधिकृत व्यक्ति होते हैं, ठीक है, तो फैमा के अंतर्गत जो अधिकृत व्यक्ति होते हैं उनको ही क्या होता है? विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति में लेन देन करने की अनुमति होती है। मतलब इसमें हर किसी को लेन देन करने की अनुमति नहीं होती है। कोई मान लीजिए कोई इनके अंतर्गत अधिकृत व्यक्तियों के भी अधीन कोई व्यक्ति हैं, ठीक है, कोई भी हैं जो इनके अधीन है, तो उन सभी को इसमें पर्टिकुलर लेन देन की अनुमति नहीं है। ठीक है, केवल किनको अनुमति है फैमा के अंतर्गत लेन देन की? फैमा के अंतर्गत लेन देन की जो एक अनुमति दी गई है वो केवल अधिकृत व्यक्तियों को दी गई है। ठीक है, किसकी अनुमति? विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति में लेन देन करने की। जारी सूचना के अंतर्गत दो नियमों को साथ में जोड़ा गया है। जारी सूचना के अंतर्गत हमारी अगर कोई सूचना जारी करता है फैमा, तो उसके अंतर्गत दो नियम है। ठीक है, एक फैमा 20 करके है और एक फैमा 24 करके है। इन दो नियमों को हमारा यूज किया गया है एक साथ ही, किसके लिए? फैमा के लिए। ठीक है, फैमा की अगर कोई सूचना जारी करता है तो। अब फैमा 20 क्या है? जनरली फैमा 20 ये है कि किसी भारतीय कंपनी में किए गए विदेशी निवेश के रूप में इसे जाना जाता है। मतलब कोई भारतीय कंपनी है, उसमें कोई बाहर से निवेश करना चाहता है, तो उसके लिए क्या है? हमारा फैमा 20 यूज होता है। फैमा 24 किसके लिए यूज होता है? कि किसी पार्टनरशिप, कोई फर्म है उसमें कोई निवेश कर रहा है, कोई मान लीजिए पार्टनरशिप में है कोई फर्म, 2 लोग की पार्टनरशिप में है या 3 लोगों की पार्टनरशिप में है, उसमें कोई व्यक्ति निवेश करना चाहता है, तो फिर उसके लिए फैमा 24 का यूज होता है। तो ये है हमारा फैमा। ठीक है, इसी तरीके से आपको फैमा को अगर आपके लिए आता है में, तो आपको अटेम्प्ट करना है, उसके बारे में फैमा के बारे में आपको अच्छे से बता देना है। मैंने यहाँ पे मेन चीजें लिखी हैं, लेकिन इससे पहले मैंने आपको 1-2 चीजें और बताई हैं कि फैमा क्या है। 1973 में सबसे पहले आया था, और फैमा का उद्देश्य क्या है? विदेशी मुद्रा, या फैमा किस लिए लाया गया कि विदेशी मुद्रा का एक प्रबंधन हो सके, इसका संवर्धन हो सके, ठीक है, लेन देन में एक नियंत्रण हो सके, इसलिए हमारी किसकी स्थापना होती है? फैमा की स्थापना होती है। इससे पहले हमारा फेरा आता है। ठीक है, तो ये इसके उद्देश्य थे, और हमने इन सब चीज़ों के साथ आज ये भी देखा कि हमें एक अपनी आंसर राइटिंग किस प्रकार करनी है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए, और चैनल पे ना आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और आपको मेरे द्वारा जितने भी लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो डेफिनेटली आप बता ही रहे हैं, बट आप फिर से बताइए अगर कोई आपकी क्वेरीज हैं या कोई चीज़ है, या पर्टिकुलर आप किसी टॉपिक पे अगर आपको टफ लगता है तो आप भी रिकमेंड कर सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए। अदरवाइज मेरे द्वारा मेरी भी यही कोशिश है कि आपका सिलेक्शन हो, तो मैं खुद यही चाहती हूँ कि
अगर मैं अच्छी चीज़ चाह रही हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, तो मेरे द्वारा यही प्रयास है, जो मैं एक एनालिसिस करती हूँ कोई भी चीज़ का पर्टिकुलर, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उससे रिगार्डिंग में जितने भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक या जो कोई आपके लिए टफ हो सकता है, तो उससे ही रिलेटेड मैं सारी चीज़ें कवर अप यहाँ पे कराते हुए चल रही हूँ। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैथ्स में मैंने सबसे पहले अपना स्टैटिक पोर्शन पकड़ा है, क्योंकि वो स्टैटिक पोर्शन से हमारे 8 नंबर वाले और 16 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इसी के तहत आप भी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी करिए। थैंक यू।